नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। लगातार सैन्य अभ्यासों के चलते भारत की सैन्य कूटनीति में तेजी से वृद्धि हो रही है। GTRI के अनुसार भारत को चीन के लिए ईवी कॉलोनी बनने से बचाने के लिए भारत के ईवी सेक्टर को स्वतः विकास का अवसर दिया जाना चाहिए। चीन ने अफ्रीकी देशों को ऋण राहत प्रदान करने से इनकार किया। NDRF और SDRF के तहत रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन R&R फंडिंग विंडो पर गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए। संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने अपना चौथा वार्षिक वायु गुणवत्ता और जलवायु बुलेटिन जारी किया। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान KNP में भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन किया गया। चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं। रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। लगातार सैन्य अभ्यासों के चलते भारत की सैन्य कूटनीति में तेजी से वृद्धि हो रही है। हालिया महीनों में भारत की तीनों सेनाओं के विश्व के अलग अलग देशों की सेनाओं के साथ लगातार सैन्य अभ्यास हो रहे हैं या होने वाले हैं। ये भारत की सैन्य कूटनीति में तेजी से हो रही प्रगति को दर्शाता है। सबसे पहले सैन्य कूटनीति क्या होती है, इसे समझते हैं। सैन्य कूटनीति को रक्षा कूटनीति के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब रक्षा संसाधनों और क्षमताओं के शांतिपूर्ण उपयोग के जरिए विदेश नीति के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने से है। भारत की सैन्य कूटनीति में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों में योगदान देना, मानवीय सहायता प्रदान करना, संयुक्त युद्ध अभ्यास आयोजित करना आदि शामिल है। चलिए अब इसके महत्व को भी विस्तार से समझते हैं। पहला है विश्वास और आत्मविश्वास का निर्माण। इसके तहत नियमित तौर पर वार्ता और सैन्य संबंधी आदान प्रदान से अविश्वास एवं संघर्ष की संभावना को कम करने में मदद मिल सकती है। दूसरा है गठबंधनों और साझेदारियों को मजबूत करना। रक्षा सहयोग संबंधी समझौते, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, संयुक्त सैन्य अभ्यास आदि के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने में काफी सहयोग मिल सकता है, जैसे कि क्वाड सुरक्षा वार्ता। तीसरा है रक्षा आधुनिकीकरण और क्षमताएं। ये प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, ज्ञान साझाकरण और प्रशिक्षण के माध्यम से संभव हो सकता है, जैसे कि भारत और रूस द्वारा ब्रह्मोस मिसाइलों का संयुक्त रूप से विकास करना। इनके अलावा भू राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में सामरिक संतुलन सुनिश्चित करने में, मानवीय सहायता के माध्यम से सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देने में भी इसकी महत्वाकांक्षा काफी ज्यादा है। भारत की सैन्य कूटनीति के समक्ष कुछ चुनौतियां भी मौजूद हैं, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस जैसी प्रमुख वैश्विक शक्तियों के साथ रणनीतिक साझेदारी को संतुलित करना, भारत को लेकर दक्षिण एशियाई देशों के बीच बिग ब्रदर की धारणा और घरेलू विनिर्माण क्षमताओं के संदर्भ में दक्षता संबंधी कमी। सैन्य अभ्यासों, क्षमता निर्माण और शांति अभियानों के माध्यम से भारत की सक्रिय भागीदारी सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने तथा हिंद प्रशांत और उससे परे भावी सुरक्षा संरचना को आकार देने के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। हालिया या निर्धारित सैन्य अभ्यासों पर भी एक नजर डालते हैं। पहला है युद्ध अभ्यास। यह भारत संयुक्त राज्य अमेरिका द्विपक्षीय थल सेना अभ्यास है। ये आज यानी 9 सितंबर 2024 से राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू होगा। दूसरा है तरंग शक्ति। ये भारत, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, जापान, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि देशों की वायु सेनाओं के मध्य होने वाला बहुपक्षीय वायु सेना अभ्यास है। वहीं तीसरा है मालाबार नौसैन्य अभ्यास। यह अक्टूबर माह में विशाखापट्टनम तट पर भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच आयोजित किया जाएगा। और चौथा है इंद्र। यह भारतीय और रूसी थल सेना के बीच होने वाला द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। चलिए नजर डालते हैं हमारी अगली मुख्य खबर पर। GTRI के अनुसार भारत को चीन के लिए ईवी कॉलोनी बनने से बचाने के लिए भारत के ईवी सेक्टर को स्वतः विकास का अवसर दिया जाना चाहिए। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI ने हाल ही में अपनी एक महत्वपूर्ण फ्लैगशिप रिपोर्ट जारी की है, जिसका शीर्षक है इंडिया स्ट्रैटेजी टू अवॉइड हार्म इन द ग्लोबल ईवी मार्केट शेकअप। इस रिपोर्ट में भारत के इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने और वैश्विक ईवी परिदृश्य में भारत की हिस्सेदारी तय करने में इसे सक्षम बनाने का आह्वान किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के ईवी सेक्टर का विकास बाजार की शक्तियों द्वारा ही तय होना चाहिए, जिससे कि इस क्षेत्र में देश की वैश्विक हिस्सेदारी बढ़ सके।
एक नजर डालें तो साल 2023 में चीन वैश्विक ईवी बाजार में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरा था। उसने 36.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य के 1.6 मिलियन इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्यात किया। लेकिन अब अमेरिका, यूरोपीय संघ, कनाडा और कई अन्य पश्चिमी देशों ने चीन से ईवीज और उसके पार्ट्स पर टैरिफ और अन्य प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं। इसकी प्रतिक्रिया में चीन अपने उत्पादन और असेंबली यूनिट्स को अन्य देशों में स्थानांतरित कर रहा है, जिसकी शुरुआत आसियान देशों और भारत से हो रही है। हालांकि ये यूनिट्स अभी भी चीन से बैटरी और अन्य घटकों के आयात पर लगभग 70 से 80% तक निर्भर रहेंगी। GTRI की इस रिपोर्ट में कुछ अहम सिफारिशें भी की गई हैं, जैसे कि सॉलिड स्टेट बैटरी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल जैसी उन्नत बैटरी तकनीकों के लिए अनुसंधान एवं विकास में निवेश किया जाना चाहिए। साथ ही बैटरी पुनर्चक्रण अवसंरचना में निवेश किया जाना चाहिए और ईवी चार्जिंग स्टेशनों को विद्युत की आपूर्ति हेतु स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना चाहिए। इसके अलावा ईवीज के पर्यावरणीय प्रभावों का गहन मूल्यांकन करने की जरूरत पर जोर दिया गया है, ताकि अल्पकालिक लाभों के बजाय दीर्घकालिक स्थिरता को प्राथमिकता दी जा सके। अब बात करते हैं भारत के ईवी सेक्टर के समक्ष मौजूद चुनौतियों की। पहली चुनौती है पर्यावरण संबंधी चिंताएं। भारत अभी भी विद्युत उत्पादन के लिए कोयले जैसे जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर है, जो ईवीज के पर्यावरणीय लाभों को कम कर देता है। साथ ही बैटरी निर्माण की प्रक्रिया में भी उच्च कार्बन उत्सर्जन होता है। दूसरी बड़ी चुनौती है चीन पर निर्भरता। ईवी की लागत का 80% से भी अधिक हिस्सा चीन में उत्पादित बैटरी और अन्य घटकों से आता है। साथ ही चीन भारत में अपने ईवीज बेचने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि विकसित बाजारों तक उसकी पहुंच अब कम हो गई है। ऐसे में अगर भारत को ईवी सेक्टर में अपनी स्थिति मजबूत करनी है, तो उसे चीन पर निर्भरता कम करने के साथ साथ अपने घरेलू अनुसंधान और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने पर ध्यान देना होगा। चलिए इसी के साथ रुख करते हैं अगली खबर की ओर। चीन ने अफ्रीकी देशों को ऋण राहत प्रदान करने से इनकार किया। हाल ही में चीन अफ्रीका सहयोग मंच यानी FOCAC की 9वीं बैठक आयोजित हुई है। इस बैठक में चीन ने कई अफ्रीकी देशों के ऋण राहत प्रदान करने के आग्रह को अस्वीकृत कर दिया है। हालांकि चीन ने अगले 3 वर्षों में 50.7 बिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन जारी करने और निवेश करने का वादा किया है। यह कदम चीन की ऋण जाल कूटनीति यानी डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी तथा अफ्रीका के साथ संबंधों को लेकर भारत के दृष्टिकोण और चीन के दृष्टिकोण के बीच अंतर को भी उजागर करता है। भारत और चीन के अफ्रीका के साथ जुड़ाव के मॉडल में महत्वपूर्ण अंतर है। चीन मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों की प्राप्ति पर केंद्रित है और कुछ परियोजनाओं की व्यर्थ परियोजनाएं के रूप में आलोचना झेलता है। इसके अलावा चीन पर ऋण जाल कूटनीति का आरोप भी लगाया जाता है, क्योंकि साल 2000 से 2017 के बीच उसने अफ्रीका में 143 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया। इसके विपरीत भारत का जुड़ाव कंपाला सिद्धांतों पर आधारित है, जो समान विकास की भावना को बढ़ावा देता है। भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल करने का सफल प्रयास किया और भारत रियायती ऋण अनुदान और टेली एजुकेशन, टेली मेडिसिन जैसे क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में भी निवेश करता है। चीन पर अपने श्रमिकों को प्राथमिकता देने और स्थानीय श्रमिकों को कम वेतन देने के आरोप लगते हैं, जबकि भारत स्थानीय कौशल विकास और अफ्रीकी कर्मचारियों की भर्ती को प्राथमिकता देता है। जैसे कि भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम 1964 से प्रभावी रूप से स्थानीय क्षमता निर्माण में योगदान दे रहा है। अफ्रीका में भारत के कई महत्वपूर्ण हित हैं। आर्थिक रूप से भारत अब अफ्रीका के शीर्ष 5 निवेशकों में से एक है, जो दोनों क्षेत्रों के बीच गहरे व्यापारिक संबंधों को दर्शाता है। खनिज सुरक्षा की दृष्टि से अफ्रीका में विश्व के लगभग 30% खनिज भंडार मौजूद है, जो भारत के लिए संसाधन प्राप्ति का एक प्रमुख स्रोत है। सामरिक रूप से वैश्विक मंचों पर अफ्रीका की मजबूत उपस्थिति भारत के नियम आधारित वैश्विक गवर्नेंस के दृष्टिकोण के लिए अहम है, क्योंकि अफ्रीका के साथ संबंधों से भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव बढ़ाने में मदद मिलती है। बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। NDRF और SDRF के तहत रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन RNR फंडिंग विंडो पर गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए। गृह मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी NDRF और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष SDRF के तहत रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन यानी RNR फंडिंग विंडो पर दिशा निर्देश जारी किए हैं।
इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि रिकवरी के प्रयासों को और अधिक मजबूती से समर्थन दिया जा सके। साथ ही रिकवरी प्रयासों को बेहतर ढंग से समर्थन देने के लिए मौजूदा आपदा राहत फ्रेमवर्क के भीतर संसाधनों का पुनर्वितरण करना है। ये दिशा निर्देश 15वें वित्त आयोग यानी FC की सिफारिशों पर आधारित है। आपको बता दें, NDRF और SDRF के तहत प्रतिक्रिया एवं राहत, रिकवरी व पुनर्निर्माण तथा तैयारी और क्षमता निर्माण के लिए धन वितरित किया जाएगा। NDRF RNR विंडो का उद्देश्य उस राज्य को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करना है जहां आवश्यक व्यय राज्य की क्षमता से परे है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी SDMA इसके कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी होगी। यह कोष राज्यों के लिए उन खर्चों को पूरा करने में मदद करेगा जो उनकी क्षमता से परे हैं। RNR फंडिंग विंडो के तहत विशेष रूप से उन राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी जो चक्रवात, सूखा, भूकंप, आगजनी, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन और अन्य अधिसूचित आपदाओं से प्रभावित हुए हैं। RNR के तहत गतिविधियों में आवास, शिक्षा, अवसंरचना आदि शामिल है। RNR फंडिंग विंडो की आवश्यकता इस वजह से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्यों को सहायता देने के लिए RNR फंडिंग विंडो की अनुपस्थिति विकास को प्रभावित करती है तथा गरीबी और पिछड़ेपन को बढ़ाती है। साथ ही रिकवरी के बिना राज्य विकास में पिछड़ते जाते हैं जिसके परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असंतुलन उत्पन्न होता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने अपना चौथा वार्षिक वायु गुणवत्ता और जलवायु बुलेटिन जारी किया। इस बुलेटिन में वायु की स्थिति और इस पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में बताया गया है। खबर की शुरुआत में सबसे पहले एरोबायोलॉजी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। एरोबायोलॉजी मानव, पशु और पादपों के स्वास्थ्य पर वायु में मौजूद जैविक कणों या बायो एरोसोल्स के संचरण एवं प्रभाव का अध्ययन है। बायो एरोसोल्स में बैक्टीरिया, फंगल बीजाणु, परागकण, वायरस शामिल हैं। बायो एरोसोल्स बायोडायवर्सिटी, पौधों में फूल खिलने के पैटर्न और साथ ही पौधों के वितरण में परिवर्तन को दर्शाते हैं। ये सभी जलवायु परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील होते हैं। इसीलिए बायो एरोसोल्स की समझ को बेहतर बनाने के लिए नई तकनीकों की आवश्यकता है। इससे पूर्वानुमान लगाने और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के आकलन को और बेहतर किया जा सकेगा। बायो एरोसोल्स पर्यवेक्षण संबंधी नई तकनीकों में हाई रेजोल्यूशन इमेज एनालिसिस, होलोग्राफी, मल्टी बैंड स्पेक्ट्रोमेट्री, फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री और DNA सीक्वेंसिंग के लिए नैनो टेक्नोलॉजी शामिल है। चलिए अब वायु गुणवत्ता और जलवायु बुलेटिन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। पहला मुख्य बिंदु है PM 2.5 की वैश्विक सांद्रता। 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे व्यास वाले पर्टिकुलेट मैटर को PM 2.5 कहा जाता है। यूरोप और चीन में PM 2.5 संबंधी प्रदूषण का स्तर कम है, जबकि उत्तरी अमेरिका और भारत में मानव जनित गतिविधियों से इसके उत्सर्जन में वृद्धि देखी गई है। अगला मुख्य बिंदु है पर्टिकुलेट मैटर के ग्लोबल हॉटस्पॉट्स। इसमें मध्य अफ्रीका, पाकिस्तान, भारत, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के कृषि क्षेत्र शामिल है। अगला है फसलों पर पर्टिकुलेट मैटर का प्रभाव। ये पत्तियों की सतह पर जमा होकर पत्तियों तक पहुंचने वाले सूर्य के प्रकाश की मात्रा को कम कर देता है। इससे फसल की पैदावार 15% तक कम हो जाती है। और आखिरी है एरोबायोलॉजी के क्षेत्र में प्रगति। इसके तहत नई तकनीकों ने बायो एरोसोल्स की रियल टाइम निगरानी को संभव किया है। इसी के साथ अब नजर डालते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर पर। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यानी KNP में भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन किया गया। इस अध्ययन से यह पता चला है कि यदि आर्द्र भूमि में मानव जनित प्रदूषण को नियंत्रित किया जाए तो टील कार्बन जलवायु परिवर्तन से निपटने में उपयोगी साबित हो सकता है। अध्ययन में एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है जिसके अनुसार विशेष प्रकार के बायोचार के उपयोग से, जो कि चारकोल का एक प्रकार है, उच्च मीथेन उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। अब बात करते हैं टील कार्बन के बारे में। टील कार्बन से तात्पर्य गैर ज्वारीय मीठे पानी की आर्द्र भूमि में संग्रहित कार्बन से है। इसमें वनस्पतियां, सूक्ष्मजीवी, बायोमास और विघटित तथा कणिकीय कार्बनिक पदार्थ शामिल होते हैं। ये कार्बन एक रंग आधारित शब्दावली है। इसमें ऑर्गेनिक कार्बन के वर्गीकरण को उसके भौतिक गुणों की बजाय उसके कार्यों और स्थान के आधार पर दर्शाया जाता है। इसके विपरीत काला और भूरा कार्बन कार्बनिक पदार्थों के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होते हैं और ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करते हैं। टील कार्बन का महत्व सिर्फ जलवायु शमन तक सीमित नहीं है। यह भूजल स्तर को बढ़ाने, बाढ़ शमन
और हीट आइलैंड प्रभाव को कम करने में भी योगदान देता है। साथ ही यह स्थायी शहरी अनुकूलन के प्रयासों में भी मददगार साबित होता है। अब नजर डालते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पर। इसे 1982 में राष्ट्रीय उद्यान और 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यह द्वितीय उद्यान 370 से अधिक प्रजातियों के पक्षियों और प्राणियों का पर्यावास है, जिनमें अजगर और साइबेरियन सारस जैसे जीव शामिल हैं। हालांकि 1990 में इसे जल की कमी और असंतुलित चराई के कारण मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया था, जो कि रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत आता है। अध्ययन से यह स्पष्ट है कि यदि सही कदम उठाए जाएं, तो टील कार्बन न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक महत्वपूर्ण उपाय साबित हो सकता है। चलिए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की। आज हम बात करेंगे भारत के प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी शरत चंद्र बोस की, जिन्हें उनकी 135वीं जयंती पर पूरे देश में श्रद्धांजलि दी गई है। शरत चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। वे बंगाल विधान परिषद के सदस्य थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ लंबे समय तक जुड़े रहे। वे कई बार कलकत्ता नगर निगम में एल्डरमैन के रूप में भी चुने गए थे, जो उनके लोकप्रिय और प्रभावी नेतृत्व को दर्शाता है। उनका सबसे बड़ा योगदान 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल होना था। उन्होंने इस आंदोलन में शामिल होने के लिए अपनी पेशेवर वकालत की प्रैक्टिस को छोड़ दिया था। इस आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें 1932 में 3 साल के लिए जेल भेजा गया। शरत चंद्र बोस समाजवादी विचारधारा के समर्थक थे और वे फॉरवर्ड ब्लॉक जैसे दलों से जुड़े हुए थे, जिसकी स्थापना उनके भाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। उन्होंने धार्मिक आधार पर बंगाल और पंजाब के विभाजन का पुरजोर विरोध किया और अपनी विचारधारा के प्रति अड़िग रहते हुए 1947 में कांग्रेस कार्य समिति से इस्तीफा दे दिया। शरत चंद्र बोस ने द सोशलिस्ट रिपब्लिक, महाजाति और द नेशन जैसे समाचार पत्र भी प्रकाशित किए। उनका जीवन उनके दृढ़ विश्वास, साहस और देशभक्ति का प्रतीक था, जो हमें आज भी प्रेरित करता है। बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। वित्त वर्ष 2022 की तुलना में वित्त वर्ष 2024 में बैंक के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट वस्तुतः मुद्रा बाजार का क्रय विक्रय योग्य व अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है। यह बैंक द्वारा 1 वर्ष तक की परिपक्वता अवधि के लिए बैंक के पास जमा धनराशि के सापेक्ष प्रॉमिसरी नोट के रूप में जारी किया जाता है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 के तहत सूरत, जबलपुर और आगरा को श्रेणी 1 के तहत, फिरोजाबाद, अमरावती व झांसी को श्रेणी 2 के तहत तथा रायबरेली, नलगोंडा एवं नालागढ़ को श्रेणी 3 के तहत पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान IIVR द्वारा विकसित तकनीक से अब किसान आम खेतों में भी कलमी या करमुआ या नारी साग की खेती कर सकते हैं। ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की मूल प्रजाति है। ऐसा माना जाता है कि इस अर्धजलीय 12मासी पादप की खेती सबसे पहले दक्षिण पूर्व एशिया में की गई थी। हाल ही में राजस्थान के 12 जिले में सहरिया जनजाति के 100 से अधिक बच्चों के कुपोषित होने के मामले सामने आए हैं। सहरिया उन विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स PVTGs में से एक हैं, जो मुख्यतः मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में निवास करती हैं। नासा के 2 अंतरिक्ष यात्री त्रुटिपूर्ण प्रणोदन प्रणाली के कारण अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर ही रुके हुए हैं। इस त्रुटि में हीलियम का रिसाव भी शामिल है। इसने इसरो के चंद्रयान 2 जैसे मिशनों को भी प्रभावित किया था। यह आवर्त सारणी के समूह 18 का एक तत्व है। यह हाइड्रोजन के बाद दूसरा सबसे हल्का तत्व है। हाल ही में बेबी कोलंबो अंतरिक्ष मिशन में बुध ग्रह के निकट से गुजरते हुए अपने चौथे फ्लाई बॉय को पूरा कर लिया है। ये मिशन 2026 से बुध की परिक्रमा शुरू करेगा। इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण संयंत्र ओडिशा में स्थापित किया जाएगा। इसे कार्बोरैंडम के नाम से भी जाना जाता है। यह सिलिकॉन और कार्बन का कृत्रिम रूप से निर्मित अत्यंत कठोर क्रिस्टलीय यौगिक होता है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत नीलगिरी पर्वतीय रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास से उनके ऐतिहासिक और वास्तुशिल्पीय मूल्य को खतरा है। इसे पहली बार 1854 में प्रस्तावित किया गया था। इसका निर्माण कार्य 1908 में पूरा हुआ था। यह तमिलनाडु में 46 किलोमीटर लंबी मीटर गेज सिंगल ट्रैक रेलवे लाइन है।
जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।